सागर वाले जंगल में सभी पक्षी बहुत अमीर थे। वहीं जंगल के एक कोने में चंदू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। चंदू चिड़ा एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। दिवाली करीब आ रही थी, इसलिए उसने ढेर सारे मिट्टी के दिए बनाए और उन्हें बेचने के लिए जंगल में निकल जाता है। लेकिन चंदू चिड़े को दिए से कोई खास कमाई नहीं होती। एक दिन वो दिए बेचते बेचते थक जाता है। सारा दिन गुजर गया लेकिन अभी तक एक भी दिया नहीं बिका। अब मैं मानो और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। परसों जंगल में दिवाली है और हाल ये है कि मेरे पास दिवाली का सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। यही सोचते सोचते चंदू चिड़ा अपने दिए उठाता है और वापस खाली पंखों घर लौट जाता है। घर के बाहर उसकी पत्नी मानू चिड़िया और दोनों बच्चे अपने पिता के इंतजार में बैठे हुए थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर मानू चिड़िया सब समझ जाती है। चलो बच्चों, अंदर चलो, आपके पापा थके हुए हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि उनके बाबा आज भी खाली पंखों ही आए हैं। बच्चे सुबह से पटाखों की आस लगाए बैठे थे। फिर वो दोनों बहन भाई चुपचाप अंदर चली जाती हैं। भैया, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लगता है इस बार भी दिवाली हमें खाली पंखों ही मनानी होगी। मीना बहन, हम इतने गरीब क्यों हैं? ऊपर वाला हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? कितने दिन हो गए, मैंने तो मिठाई की शक्ल तक नहीं देखी। सोचा था इस दिवाली में ढेर सारी मिठाई खाऊंगा, लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा। घर के बाहर मानू चिड़िया चंदू चिड़े को समझाती है। दिल छोटा मत कीजिए, दिवाली अभी परसों है, कल का दिन पूरा बाकी है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी दिवाली भी सभी पक्षियों की तरह अच्छी ही होगी। हाँ मानो, अब तो बस ऊपर वाले का ही आसरा है। मानो चिड़िया की बातें सुनकर चंदू चिड़े को तसल्ली होती है। अगले दिन मानो चिड़िया चंदू चिड़े के साथ दिए बेचने जंगल में जाती है, लेकिन आज भी उनकी इतनी कमाई नहीं होती। मानो, ये थोड़े से ही पैसे हैं, इनसे भला क्या मिलेगा? बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो पटाखे और मिठाइयाँ मांग रहे थे। मानो चिड़िया भी चंदू चिड़े की बात सुनकर उदास हो जाती है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है, लेकिन चंदू चिड़े को नींद नहीं आती। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि कैसा बाप है उनका। साल में एक बार तो आती है दिवाली, उन पर भी मैं अपने बच्चों को खुशियाँ नहीं दे पाता। जब मेरे बच्चे जंगल के बाकी पक्षियों के बच्चों को देखेंगे तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी पटाखे फोड़ेंगे और जी भरकर मिठाइयाँ खाएंगे। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा अपने घर से आधी रात को निकल जाता है। दिवाली की रात है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर होंगे। उनके घोंसले खाली होंगे। आज किसी घोंसले में से चोरी करके मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगा। फिर चंदू चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है। आगे उसे एक घर दिखाई देता है जो लाइटों से सजा हुआ था। वो उस घर में चला जाता है। वो अभी घर में घुसा ही था कि किसी के गिरने की आवाज आती है। घर में से बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, मैं तो फंस गया। लगता है दूसरे कमरे में कोई है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन दूसरे कमरे से वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। जाकर देखता हूँ, कहीं बच्ची अकेली तो नहीं। एक बार चुपके से देख लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा दूसरे कमरे में जाता है। एक छोटी कभी अपने घोंसले से नीचे गिरी हुई थी। उसके पाँव पर चोट आई हुई थी और उसका एक पंख नहीं था। चंदू चिड़े को उस छोटी कपी पर दया आ जाती है। अरे, इस बच्ची की उम्र तो मेरी मीना बेटी जितनी है। इसके तो पाँव पर बहुत चोट आई है। मुझे इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर चंदू चिड़ा वहाँ जाता है और वो बच्ची को उठाकर घोंसले में बिठा देता है।
छोटी कपी भी चंदू चिड़े को देखकर चुप कर जाती है। अंकल, आप कौन हैं? मेरे मम्मा पापा तो घर पर नहीं हैं। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं। बेटी, क्या वो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए? हाँ अंकल, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाते क्योंकि मैं उड़ नहीं सकती। छोटी कपी की बात सुनकर चंदू चिड़े का दिल भर है। वो ये भूल जाता है कि वो यहाँ चोरी करने आया था। बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे पाँव पर दबा लगा देता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बेटा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। ये लो बेटा, मैंने दवा लगा दी है, सुबह तक तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा। मुन्नी, क्या तुमने भोजन खाया है? नहीं अंकल। फिर चंदू चिड़ा रसोई से मुन्नी के लिए भोजन लाता है। फिर मुन्नी जी भरकर भोजन खाती है। आज वो बहुत खुश थी। फिर चंदू चिड़ा मुन्नी को लेकर घर से बाहर आता है। वो दोनों पटाखे बजाते हैं। मुन्नी तो आज बहुत खुश लग रही थी। तभी मुन्नी के मम्मा पापा भी घर आ जाते हैं। कौन है बे तू? घर खुला देखा नहीं कि घुस गया, चोर कहीं का। बादल जी, देख क्या रहे हो? डंडा उठाओ और मारो इस चोर को। चंदू चिड़ा कुछ कह पाता, बादल कप्पा एक बड़े डंडे से उसे मारना शुरू कर देता है। छोटी मुन्नी वहीं बैठी बैठी चंदू चिड़े को बचाने की कोशिश करती है। बाबा, छोड़ दो इन्हें। अंकल ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर आज अंकल ना होते तो मैं आपके सामने जिंदा ना होती। मुन्नी की बात सुनकर कप्पा और काफी चौंक जाते हैं। फिर मुन्नी उन्हें सारी बात बताती है। हमें माफ कर दो चिड़े, हमसे भूल हो गई। तुमने हमारी बेटी के लिए इतना कुछ किया और हमने बिना सोचे ही तुम्हें मारना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहिए साहिब, मैं तो खुद आपके घर चोरी करने आया था, लेकिन मुन्नी बेटी की बातों ने मुझे इस पाप को करने से बचा लिया। अरे, चोरी करने क्यों आए थे? फिर चंदू चिड़ा सारी बात उन कप्पों को बताता है। चंदू चिड़े की बात सुनकर कप्पों का दिल पिघल जाता है। फिर कप्पा और कापी चंदू चिड़े के साथ ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर उसके घर जाते हैं। घर के बाहर मानो चिड़िया उदास बैठी थी और उसके बच्चे दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते हुए देख रहे थे। तभी अपने बाबा को देखकर बच्चे भागते हुए जाते हैं। इतने सारे पटाखे और मिठाइयाँ देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया बहन, आज तुम्हारे पति की वजह से ही हमें हमारी बच्ची सही सलामत मिल पाई है। इसलिए मैंने और बादल जी ने सोचा है आज के बाद आप सब भी हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर चंदू चिड़ा और उसका परिवार खुशी से झूम उठता है और वो सब मिलकर जंगल के सभी पक्षियों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने लगते हैं। एक घना जंगल था, इतना घना कि दोपहर में भी सूरज की किरणें जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। इसी जंगल के एक अंधेरे कोने में एक पुराना सा पेड़ था। उस पेड़ के खोखले तने में एक चुड़ैल कपी रहती थी। वो चुड़ैल कपी तन्हा रहती थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी मनहूस चुड़ैल कपी कहते थे। ना उस कपी के पास रंगीन परों की चमक थी और ना कोई दोस्त। बस उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का दिया था, जो उसने अपने पंजों से दरिया के किनारे की मिट्टी से लाकर बनाया था। बस अब एक ही दिया उसकी खुशी थी। आज जंगल में रोशनियों का त्योहार था, परिंदों की दिवाली थी। जंगल में हर तरफ जुगनुओं की रोशनी, फूलों की खुशबू और हंसी की आवाजें थीं। मगर वो कपी अपने पेड़ के अंदर अकेली बैठी थी। इसके सामने इसका छोटा सा दिया रखा हुआ था, मगर वो भी जलने से पहले ही बुझ गया था। सबके घोंसले रोशन है और मेरे पास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे नहीं जीना, मैं क्यों जिंदा हूँ? शायद मैं वाकई ही बहुत मनहूस हूँ। ऐसे वो कभी उदास होकर रोने लगती है। उसी समय एक काली बिल्ली कपी के पास आती है। अरे कपी, आज फिर तू अकेली बैठी है,
आ चल, जंगल में चलते हैं। पता है, आज जंगल में दिवाली है। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हैं। चुड़ैल कभी रोते हुए कहती है। नहीं, मेरे लिए वो जगह नहीं है। तुझे याद है ना बिल्ली, पिछली दिवाली पर क्या हुआ था? जब मैं अपने पंखों से बने हुए लड्डू जंगल में बांटने गई थी, तो सबने जहर समझकर फेंक दिए थे। तो बता, मैं कैसे जा सकती हूँ उन सब पक्षियों के बीच में? और याद है, सभी पक्षियों ने मुझे मनहूस चुड़ैल कहकर वहाँ से भगा दिया था और पत्थर भी मारे थे। चुड़ैल कभी की बात सुनकर बिल्ली भी उदास हो जाती है। बिल्ली, मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई पक्षी मुझसे आकर कह दे, दिवाली मुबारक हो काफी। दूसरी ओर जंगल की महारानी चील भी अपने महल को लाइटों से सजा रही थी। देखो उल्लू सिपाही, इस बार वो मनहूस चुड़ैल की परछाई भी मेरे जश्न पर ना पड़े। हाँ हाँ चील महारानी जी, हम उस कपी को अपने जंगल के अंदर नहीं घुसने देंगे। ऐसे ही रात जब गहरी हो जाती है तो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अचानक से चील महारानी की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। अरे सिपाहियों, ये क्या हो गया? ये लाइटें क्यों बंद हो गईं? पता नहीं महारानी जी, हमने सब देख लिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब देखकर चील महारानी भी बहुत परेशान हो जाती है। इधर चुड़ैल कभी अपने आप में हिम्मत पैदा करती है। हाँ, मैं भी दिवाली मनाऊंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस थोड़ा सा पक्षियों से प्यार और रोशनी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वो कभी अपने दिए को लेती है और वहाँ से जंगल की ओर उड़ जाती है। जब वो जंगल में पहुँचती है, वहाँ चिंकी तोती और बबली कबूतरी बैठी हुई थी। अरे अरे चिंकी बहन, वो देख, वो चुड़ैल काली कभी यहाँ क्या कर रही है? हाँ बबली, चील महारानी को बताना होगा। कहीं ये मनहूस कवि अपनी मनहूसियत हमारे हंसते हुए जंगल पे ना फैला दे। हाँ, जब भी ये आती है तो हमारे जंगल का हमेशा बुरा ही होता है। चुड़ैल कभी उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसको बहुत दुख होता है। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब वो थोड़ी दूर जाती है तो वहाँ कुछ बच्चे पटाखे चलाकर खेल रहे थे। वो कभी वहीं रुक जाती है और उन्हें देखती है। तभी एक पटाखा कभी के पास आकर गिरता है। वो कभी जलने ही वाली थी, तभी वहाँ मानो चिड़िया की बेटी मीना आ जाती है। वो जल्दी से पटाखे को वहाँ से हटा देती है। आंटी, आप ठीक तो है ना? मैंने ये जानबूझकर नहीं फेंका। मीना की बातें सुनकर चुड़ैल कभी बहुत हैरान होती है। छोटी चिड़िया, क्या तू मुझसे बात कर रही है? तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? अरे आंटी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आप तो मुझे बस थकी हुई लग रही हैं, कोई डरावनी तो नहीं लग रही। ये सुनते ही कपी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। आंटी, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपका परिवार नहीं है? नहीं नहीं बेटी, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं बस अकेली ही रहती हूँ। आंटी, आज तो बहुत अच्छा दिन है। पता है, आज जंगल में दिवाली है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। फिर मीना उस चुड़ैल कपी को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। आंटी, ये मेरी मम्मा है। मम्मा, इस आंटी का जंगल में कोई भी नहीं है। ये आज हमारे साथ दिवाली मनाएंगी। मानो चिड़िया जब उस चुड़ैल कपी को देखती है तो डर जाती है, लेकिन उस कपी की कमजोर आंखें देखकर चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ, आ जाओ बहन, रोशनी सबकी है, दिवाली सबकी है। ये सुनकर वो कपी बहुत खुश होती है और वो अपना दिया निकालती है। मीना बेटी, ये मेरा दिया है, तुम इसे जला दो। मीना उस दिए को जला देती है। जैसे ही दिए की लू उठती है तो पूरे घोंसले में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। ये सुनहरी रोशनी ना जुगनुओं जैसी थी, ना आग जैसी, बल्कि ये तो दिल को छू लेने वाली थी। अरे, ये कैसी रोशनी है? चिड़िया बहन, ये रोशनी मोहब्बत की है, नफरत की नहीं। जहाँ दिल रोशन हो वहाँ अंधेरा नहीं रहता।
उसी लम्हे पूरे जंगल में रोशनी वापिस आ जाती है। चील महारानी को भी जब ये पता चलता है तो वो चिड़िया के घर आती है। अरे कपी बहन, तूने तो करिश्मा कर दिया, मेरे महल की सारी लाइटें जल गईं। कपी हंसती हुई बोलती है, करिश्मा नहीं चील महारानी, ये तो दिल की रोशनी है, तो दिए खुद जल उठते हैं। चील महारानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो काफी, तू मनहूस नहीं है, तू तो जंगल की रोशनी है। आज के बाद जब भी तेरा मन चाहे तो हम सब के बीच में आ सकती है। फिर कपी अपना दिया मीना को दे देती है। मीना बेटी, जब कभी अंधेरा लगे तो ये दिया जलाना, मैं आ जाऊंगी रोशनी बनकर। ऐसा कहते हुए वो कपी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में ही गुम हो जाती है। वो एक मनहूस कपी नहीं बल्कि एक रोशनी से भरी आत्मा बनकर। इस दिन के बाद हर दिवाली पर जंगल के सभी पक्षी कपी का दिया जलाते थे। कहते हैं जिस घोंसले में वो दिया जलता है वहाँ कभी अंधेरा नहीं रहता, ना अकेलापन, ना गम, ना नफरत, सिर्फ मोहब्बत और रोशनी। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कपे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कपे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कपी को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कपे की माँ हूँ, अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई, अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कपे की माँ है, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है, हो ना हो कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कपी अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे, क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली कपी अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कपी की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कपी नदी पर पानी पीने आई हुई थी।
तभी उसकी सहेली बबरी कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कभी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कभी की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ हैं, मेरी माँ जैसी। भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कभी सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली कभी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है। आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा, चलो। फिर बिजली कभी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा, कहाँ है तेरा बॉल? दादो, इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है। जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यही छुपाया होगा। अच्छा बेटा, रुको देखती हूँ। फिर बिजली कभी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे जुगनू, ये देखो, हमें तो ढेर सारा सोना मिल गया। चल जुगनू बेटा, हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं। अब तो हम अमीर हो गए हैं। इधर बिजली कभी अपनी सास के बैग को खोल कर देखती है, परंतु उसमें तो कोई भी सोना चांदी नहीं था। उस बैग में तो उसकी सासू माँ के फटे हुए कपड़े थे। अरे सारी मेहनत बेकार हो गई। इस बुढ़िया के पास सोना तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी बिजली कभी की सास वो खजाने से भरी हुई पोटली लेकर आ जाती है। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? आज तक तेरा हमें कोई फायदा हुआ है? हर समय बस खाती ही रहती हो। बहू, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। तू मेरी बात तो सुन। किस्मत तो मेरी खराब हो गई है जो मैंने तेरे बेटे से शादी की। मम्मा, पहले दादू की बात तो सुन लो। तू तो चुप कर जुगनू, अगर कुछ बोला तो एक पंख लगाऊंगी। बेटी, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं। फिर बिजली कभी की सास वहाँ से चली जाती है और वो अपनी खजाने से भरी हुई पोटली लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात होते ही जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। वो खिड़की से बिजली की सास को देख लेती है। अरे, ये तो बिजली की सासू माँ है, लेकिन ऐसी बारिश में ये बाहर क्यों बैठी है? फिर मानो चिड़िया बिजली कभी की सास के पास जाती है। माँ जी, ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजली के पास क्यों नहीं जाती? बेटी, कैसे जाऊं अपनी बहू के घर? उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए। फिर मानो चिड़िया बिजली कभी की सास को लेकर घर आ जाती है।
और वो खाना बनाकर बादल कपे की माँ को खिलाती है। वो बूढ़ी कपी पेट भरकर खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया। तुमने तो मेरा एक बेटी की तरह ध्यान रखा। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। आज से आप भी मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे मैं भी अकेली ही रहती हूँ। बेटी, मुझे कुछ देना है तुम्हें। ऐसा कहते हुए बिजली की सास वो सोने से भरी हुई पोटली मानो चिड़िया को दे देती है। अरे माँ जी, इस पोटली में तो ढेर सारा सोना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। बेटी, ये मेरा आशीर्वाद समझ कर ले लो। वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी? मुझे तो 2 वक्त का भोजन चाहिए। ये तेरे काम आएंगे। इधर बिजली कपी को भी मालूम हो जाता है कि उसकी सास के पास ढेर सारा सोना था जो उसने मानो चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत। जंगल में भयानक बारिश हो रही थी। मानो चिड़िया अपनी माँ के घर से वापस अपने जंगल में लौट रही थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मुझे तो मीना और मुन्ना की बहुत याद आ रही है। न जाने ऐसी भयानक बारिश में वो कैसे होंगे। इधर मीना और मुन्ना घर की खिड़की से अपनी माँ के इंतजार में बैठे हुए थे। भैया, माँ अभी तक नहीं आई। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? हाँ मीना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं इतनी तेज आंधी है, कहीं माँ को कुछ हो ना क्या हो। भैया, हमें चलकर माँ को देखना चाहिए। हाँ मीना, लेकिन इतनी तेज आंधी में हम लोग उड़ नहीं सकते। उधर मानो चिड़िया एक पेड़ की ऊंची डाली पर आंधी के रुकने का इंतजार कर रही थी। ये इतनी तेज आंधी में कहीं घर न गिर जाए। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दोनों बच्चे डर रहे होंगे। इतनी तेज आंधी से अगर घर गिर गया और बच्चों को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। हाँ, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ। मानो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कुछ दूर तक जाती है, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। मानो चिड़िया आंधी के झोंके में आकर एक कांटेदार पेड़ में फंस जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मीना, आंधी थोड़ी कम हो गई है। मैं जाकर माँ को देखता हूँ। तुम यहीं रहना। मैं जंगल के रास्ते में एक बार देखकर आता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आप अकेले मत जाइए। जंगल में खतरा भी हो सकता है। माँ कहती है कि बारिश में शिकारी पक्षी घूमते हैं और वो छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। नहीं मीना, तुम यहीं रहो। मैं जाकर देख कर आता हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे। इतना कहकर मीना का भाई वहाँ से अपनी माँ को ढूंढने चला जाता है। वो कई जगह ढूंढता है पर उसको उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो थक हार कर एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाता है। मैं माँ को काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। माँ तो अभी तक कहीं नहीं मिली। घर पर मीना भी परेशान होगी। मुझे जल्दी माँ को ढूंढना होगा, नहीं तो मीना भी घर से कहीं बाहर न चली जाए। इस समय तो जंगल में काफी खतरा है। अगर मीना बाहर गई तो उसे कुछ हो ना जाए। अगर माँ घर लौट आई तो मुझे बहुत डांटेंगी। मुझे उसके पास जाना होगा। ये भैया भी कहाँ रह गया है? काफी देर हो गई है। आखिर इतनी देर क्यों लगा रहा है? कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। एक बार मैं बिजली आंटी के पास जाकर पूछती हूँ। उनका घोंसला तो मेरे घर के पास ही है। फिर मीना चिड़िया अपने घर से निकलती है और वो बिजली कपी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल जी, उठो, देखो ये इतनी बारिश में घर का दरवाजा कौन बजा रहा है? अरे पत्नी जी, आप तो मुझे सही से सोने भी नहीं देती। इतनी बारिश में कौन आ सकता है? तुम ही देखो जाकर, मुझे सोने दो। आलसी कहीं का, अब मुझे ही जाना होगा। फिर बिजली कपी दरवाजा खोलती है। बिजली आंटी, मामा नानी के जंगल गई थी और वो अभी तक घर नहीं लौटी।
क्या वो आपके पास आई थी? अरे नाना मीना, वो यहाँ नहीं आई। तुझे मेरा घर ही मिला था। मैंने क्या तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी ले रखी है जो इतनी बारिश में मुझे परेशान करने आ गई। मुझे माफ कर दीजिए बिजली आंटी, भैया भी माँ को ढूंढने निकला है। घर में अकेली थी और मुझे डर लग रहा था, इसलिए आपके पास चली आई। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से और सोने दो हमें। फिर मीना चिड़िया वहाँ से अपने घर में चली जाती है। उधर मुन्ना घर की तरफ लौट ही रहा था कि उसकी नजर कुछ झाड़ियों पर जाती है। उसे झाड़ियों में कुछ पीले रंग के पंख नजर आते हैं। जब मुन्ना उस कांटेदार झाड़ियों के पास जाता है तो वो अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे और मीना को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? मैं अब अकेला कैसे मीना बहना का ध्यान रखूंगा? माँ, आप हमारे पास वापिस आ जाओ। मुन्ना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बहुत मुश्किल से अपनी माँ को उन झाड़ियों से बाहर निकालता है। माँ, अब मैं बहना को घर जाकर क्या बताऊंगा? वो तो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर मुन्ना अपनी माँ को लेकर नदी में बहा देता है और वापस घर लौट जाता है। क्या हुआ भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और माँ किधर है? आपको मिली क्या माँ? अब क्या बताऊँ मीना, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ भैया, बताओ ना, क्या हुआ माँ को? फिर मुन्ना अपनी बहन को सारी बात बताता है और वो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। तभी वहाँ कबूतर और कबूतरी आ जाते हैं। मीना का बड़ा भाई सारी बात उन्हें बताता है। चुप कर जाओ बेटे, अब होने को कौन टाल सकता है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। माँ ने और मैंने मिलकर कितने सपने सजाए थे कि हम मीना की शादी धूमधाम से करेंगे। अब मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे तो दाना ढूंढना भी नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जंगल में दाना फल कहाँ से मिलते हैं। बेटा, तुम चिंता नहीं करो, हमें सब पता है। हम दोनों ही साथ चलेंगे तुम्हारे। देखना, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मुन्ना कबूतर के साथ जंगल में दाना लेने चला जाता है और मीना बारिश में उनके लिए पकोड़े बनाती है। शाम को जब मुन्ना और कबूतर दाना लेकर घर लौटते हैं तो मीना उन्हें पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। ऐसी बारिश में मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मीना बेटी, तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, तुम्हारे पंखों में स्वाद है। हाँ कबूतर अंकल, मुझे ये पकोड़े मेरी माँ ने बनाने सिखाए थे। कबूतर अंकल, आपकी बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम जंगल में पकोड़े बेचें और जंगल के पक्षियों को ये स्वादिष्ट पकोड़े खिलाएं। देखना, उन्हें ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये पकोड़े तो पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। फिर मीना और बबली कबूतरी दोनों मिलकर पकोड़े बनाती है। कबूतर और मुन्ना उन्हें बेचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही उनके पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। ऐसे मुन्ना काफी पैसे जमा कर लेता है और वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली का भी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है? आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए जो अभी बहुत छोटा है।
मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है, इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कभी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली का भी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो। लेकिन मारने तक तो तुम ही जाते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कौवा घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा, क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना? तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे जो मैंने एक चुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कौवे को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कौवे को मारने लगता है। बिजली कौवी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी? चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कौवे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कौवे के घर जाती है। बादल कौवे, कुछ शर्म करो, एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी कर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाइए मनहूस, मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये संतान, ले जा और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुम्हें मनाने कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रही हूँ, तुम्हें अभी अपने परिवार की जरूरत नहीं है ना? तो देख लेना, एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो तुम्हें अपनी संतान की याद आएगी। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मैं अब कभी दोबारा इस जंगल में लौट कर नहीं आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। फिर बिजली कौवी अपने बेटे जुगनू को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? बिजली, तुम्हारी माँ मर गई है। क्या मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं बड़े होके आपके सारे दुख मिटा दूंगा। जीता रहे मेरा बेटा, अब तू ही तो मेरा सहारा है। फिर बिजली कौवी अपनी माँ के घर में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर जुगनू कौवा भी उड़ना सीख लेता है। वह अपनी माँ से भी ज्यादा तेज उड़ता था।
और वो अब बड़ा हो चुका था। मम्मा, आप ना रोया करें, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। हाँ बेटे, अब मेरे सारे दुख मिट गए। मेरा गुजरा हुआ समय मुझे भूल गया है। अब मेरे सामने तुम हो और तुम्हारी खुशियाँ हैं। जुगनू कौवा हर रोज अपनी माँ के लिए तरह तरह के फल ढूंढ कर लाता और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उधर बादल कौवा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो जब सोकर उठता है तो उसका पंख नहीं हिलता। ये क्या हो गया? मेरा ये पंख मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? वो अपने घोंसले से उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। कबूतर घर के बाहर से गुजर रहा था तो बादल कौवा उसे आवाज लगाता है। कबूतर, चिड़िया से कहना कि एक बार मेरी बात सुनकर जाए। मुझसे उड़ा नहीं जाता, नहीं तो मैं खुद चला जाता। ये कह काव्य, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बता दूंगा चिड़िया को। अब तुम अकेले ही सड़ते रहो इस घोंसले में। अगर जवानी में अपने परिवार की रक्षा की होती तो आज तुम्हारे पास रौनकें होती। देखना, जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएंगे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तुम ही हो काव्य, जो अपने किए की सजा भुगत रहे हो। फिर कबूतर कौवे को ऐसी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तुम सच्चे हो कबूतर, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी सजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ती है। चिड़िया बहन, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था। रास्ते में मुझे कौवे ने आवाज दी। वो बहुत बीमार है और तुम्हें बुला रहा है। मैं चाहती हूँ कबूतर भैया। फिर चिड़िया अपने बेटे के साथ कौवे के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझ पर दया करो, मेरा पंख काम करना छोड़ गया है। तुम मेरी पत्नी और बेटे को संदेश भेजो, शायद वो मुझे माफ कर दे। मैं संदेश तो जरूर दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वो समय याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें इस परिवार की कोई जरूरत नहीं, तुम जवान हो। अब कहाँ गई वो जवानी? देखो, ये मेरा बेटा है, इसमें मेरी जान है। हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारी अब यही सजा है जो तुम भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगी। फिर चिड़िया बिजली कौवे के पास जाती है। चिड़िया बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिजली बहन। आपका बेटा जुगनू कहाँ है? वो दाना लेने गया है, बस आने ही वाला होगा। मेरा जुगनू अब जवान हो गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जिंदगी के सारे दुख भूल गई हूँ। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि कितना मुश्किल समय गुजारा है मैंने। हाँ बिजली बहन, समय बहुत तेजी से गुजर गया। देखो, हम बूढ़े हो गए और हमारे बच्चे जवान। तभी जुगनू भी दाना लेकर आ जाता है। बिजली बहन, मैं आपको बादल का संदेश देने आई थी। आज उसने मुझे बुलाया था। उसका पंख काम नहीं कर रहा था। वो उजड़े हुए घोंसले में बैठा था। कह रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बता आना। चिड़िया बहन, मेरे लिए तो वो उस दिन ही मर गया था जिस दिन मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से आई थी। अब वो परिवार ढूंढ रहा है तो ये नहीं हो सकता, जो उसने बोया है वही काटे। और फिर ये बादल कौवा अच्छे से जान